नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे सर में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की परीक्षा में एक टॉपिक है आपका राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरास्थल। इससे निश्चित रूप से प्रश्न आता भी है और आज मैं आपको बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में ये सब चीज़ें दिखाऊंगा और इसके बारे में समझाऊंगा। तो यदि आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको इसका अगली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरास्थल, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान इन हिंदी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। देखिए, किसी भी पुरानी सभ्यता को जानने के लिए एक पद्धति है कार्बन डेटिंग पद्धति। इसमें कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चला कि कालीबंगा सभ्यता लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना गया है। कालीबंगा सभ्यता के अन्य उपनाम भी हैं, जिनमें से कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता, पश्चिम हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता, ये सब इसके उपनाम हैं। दोस्तों, क्या हैं? उपनाम। आ सकता है परीक्षा में कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी है, तो आप सीधा उत्तर लिख देंगे कांस्ययुगीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता के। कारण यह था, इस सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है, तो वह है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत दो भागों यानी दोहरी रक्षा प्राचीर के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। दो भागों में बटी हुई ये प्रक्रिया थी यहाँ की रहने की। और ख़ास बात आपको बता दूं, यदि इसके बारे में आपको अधिक विस्तृत जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में NCERT क्लासेज का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप क्लास 6 की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। पर आप ये ज़रूर देखें, कालीबंगा शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया कि काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती, द्वेषदती, घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ है? सरस्वती या द्वेषदती, घग्गर नदी जो है उनके मुहाने पर स्थित सभ्यता। इसके खोजकर्ता की यदि बात की जाए तो 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष, ये इसके खोजकर्ता हैं। कालीबंगा के उत्खननकर्ता, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में फर्क मैं आपको समझा दूं। खोजकर्ता यानी उस स्थान को खोजने वाला, उत्खनन का मतलब उसको खोदने वाला। तो 1961-62 से 1969 तक ब्रजवासी लाल, बी लाल और बाल कृष्ण थापर, बी के थापर जो थे, बी के थापर, इन्होंने इसका उत्खनन किया था कालीबंगा का। तो खोजकर्ता का यदि बात की जाए तो आप ध्यान रखें कि अमलानंद घोष ने 51-52 में इसकी खोज की है और इसका उत्खनन किया है बी लाल और बी के थापर। ध्यान रखने की बात है। देखिए आगे, कालीबंगा सभ्यता से खुदाई के दौरान विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रश्न आ जाए कि विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले, तो सीधा सा उत्तर है कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिले, लकड़ी की नाली जिसे बाद में ईंटों की नाली के रूप में बनाया गया। यहाँ शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त हुई है। शल्य चिकित्सा का मतलब आज का ऑपरेशन, जो आज ऑपरेशन होते हैं ना, उन ऑपरेशंस की जानकारी यहाँ पर मिली है। कालीबंगा सभ्यता में
मोहनजोदड़ो की तरह लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाता, क्योंकि इनकी धार्मिक भावना का पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि स्पष्ट रूप से किसी देवता के बारे में इन्होंने नहीं कहा कि ये इस देवता को ये मानने वाले लोग थे। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त लिपि किस तरह लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। हम लिख रहे हैं ऐसे, जैसे ये लिखी हुई है कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई, ये इसमें लिखा जाता था ऐसे, जैसे लिख दिया कि कालीबंगा, फिर इधर इसका उल्टा, इधर से इधर चलती थी। ये थी दाएं से बाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कालीबंगा के उत्खनन से ज्ञात होता है कि यह एक नगर प्रधान सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, नगर प्रधान सभ्यता जो है वो थी आपकी कालीबंगा सभ्यता। और जो नगरीय सभ्यताएं हैं वो सुनियोजित तरीके से एक नक्शे के आधार पर नगर निर्माण किया जाता था। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए वहां एक संग्रहालय की स्थापना की है। किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक संग्रहालय की व्यवस्था की है, जो क्या करता है, यहाँ के अवशेषों को संग्रहित कर रखा है। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मतलब ये लोग अग्नि को साक्षी मानकर हवन किया करते थे। इसमें राख एवं पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मतलब बलि निश्चित रूप से ये लोग दिया करते थे। यहाँ से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है, इसका मतलब ऊंट इनका पालतू जानवर था। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, कालीबंगा सभ्यता में उस्तरा मिला है दोस्तों। क्या मिला है? उस्तरा। अब उस्तरा के साथ क्या आ गया? सूती वस्त्र। तो इसका मतलब सूती वस्त्र से भी ये लोग भली भांति परिचित थे। तो लिख सकते हैं हम कि सूती वस्त्र ये लोग पहनते थे, उस्तरे का प्रयोग भी ये लोग करते थे। उसके बाद देखिए कालीबंगा सभ्यता में युगल समाधि के साक्ष्य मिले। युगल मतलब जोड़े, युगल का मतलब है जोड़ा। युगल समाधि यहां पर मिली है। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी निर्मित स्लेट फूटा प्राप्त हुआ है। मिट्टी से निर्मित एक स्केल है फुट्टा, मतलब यूं इस प्रकार का ये एक फुट्टा है, ये प्राप्त हुआ है वहां से। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, और यहाँ एक बच्चे के कंकाल मिला है। कालीबंगा सभ्यता से सजावटी एवं अलंकृत फर्श, मिश्रित फसल, गेहूं, जौ एवं चावल के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। गेहूं, जौ, चावल, इसका मतलब ये लोग गेहूं और जौ चावल से परिचित थे। KUR कैनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ है, जबकि अन्य इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ है। किस इतिहासकार के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन एक संक्रामक रोग से हुआ है? जैसे अभी कोरोना चल रहा था आपका, उसी प्रकार एक कोई संक्रामक बीमारी आई, जैसे ये सब लोग मर गए। ये सिर्फ KUR के द्वारा ही कहा गया है, और उसका मानना है KUR कैनेडी थे उसके द्वारा। बाकी सब इतिहासकार जो हैं वो ये मानते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें भूकंप हो सकता है, अन्य कोई कारण हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, ये सब कारणों से इसके पतन को मानते हैं। कालीबंगा सभ्यता के 7 हवन कुंड, कालीबंगा सभ्यता से 7 हवन कुंड मिले हैं। व्याघ्र अंकित एक महिला कुमार देवी का सिक्का मिला है, जिसे मातृसत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, ये व्यवस्था मातृसत्तात्मक व्यवस्था है।
मात्र सत्तात्मकता से अर्थ है कि यहाँ जैसे आज के समय में क्या करते हैं, आज के समय में हालांकि अब तो पितृसत्तात्मक का इतना वर्चस्व नहीं है, पर जहाँ पिता को अधिक महत्व दिया जाता है, नाम को कि आप किसके पुत्र हों, तो आप बताते हैं हम फलां व्यक्ति का पुत्र हूँ, मतलब पुरुष का नाम बताते हैं। तो इससे समझ लीजिए जहाँ पुरुष वर्चस्व अधिक वहाँ पितृसत्तात्मक होता है, जहाँ स्त्री का वर्चस्व अधिक है वहाँ मातृसत्तात्मक होता है। वर्तमान समय में तो खैर ये कहा जा सकता है कि मातृ और पितृ दोनों इक्वल से हो गए, किसी एक को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि उससे संबंधित व्यवस्था है। कालीबंगा के बाद एक सभ्यता स्थल है आहड़ सभ्यता स्थल। ये प्राचीन सभ्यता स्थल में से एक स्थल है आहड़ सभ्यता स्थल। देखिए आहड़ सभ्यता बनास सभ्यता, आघाटपुर सभ्यता स्थानीय भाषा में धूलकोट या ताम्रवर्ती नगरी नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी? 4000 वर्ष पुरानी है। इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो अक्षय कीर्ति व्यास, खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, खोज वर्ष 1953 है दोस्तों। आहड़ सभ्यता का उत्खनन, आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1955-56 रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल इसके रहे हैं। RC अग्रवाल। आहड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल संकलिया ने किया। आहड़ सभ्यता का उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल। आहड़ सभ्यता से सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए यहाँ पर इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या क्या उपकरण प्राप्त हुए, मैं आपको बता दूं। आहड़ सभ्यता से तांबे को गलाने की भट्टी, मिट्टी से बनी वृषभ और बेल की आकृति प्राप्त हुई, जिसे बनासियल बुल कहा जाता है। बनासियल बुल, वेरी महत्वपूर्ण बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बनासियल बुल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आहड़ सभ्यता से हुआ। छपाई के ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए, आटा पीसने की एक चक्की प्राप्त हुई, लाल काली मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने की मिट्टी की कोठी यानी गैरू कोट से निर्मित, ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। आहड़ के बाद आप बता दूं इसमें कुछ खास बात, आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। किससे थे दोस्तों? चावल से परिचित थे। चांदी धातु से ये लोग बिल्कुल अपरिचित थे। आहड़ सभ्यता के मकान मिट्टी एवं पत्थरों से बने होते थे, जिन्हें बांस से ढका जाता था। फर्श जो है वो मिट्टी से मिलाकर बनाया जाता था। अधिकांश मकान आयताकार होते थे। आयताकार आकृति के मकान हुआ करते थे। मकानों में एक और जो शायद बड़े परिवार या समूह भोजन व्यवस्था को दर्शाते हैं। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। आहड़वासी सब को आभूषण सहित गाड़ते थे, जिसका सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में होता था। और यह सभ्यता उदयपुर में है दोस्तों। बालाथल, बालाथल सभ्यता उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर उंठाला गांव है, वहाँ पर स्थित है। वल्लभ नगर एक जगह है वहाँ। ये 1993 में BN मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर VS सिंधे, डॉक्टर RK मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी द्वारा किया गया। BN मिश्र पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। BN मिश्र पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इनके नेतृत्व में यह खोज की गई थी और BN मिश्र 1962-63 में इसकी खोज कर लेते हैं। बालाथल सभ्यता के उत्खनन से पशुपालन, शिकार, लोह गलाने की भट्टी के अवशेष व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ एक 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। बालाथल में एक 11 कमरों वाला भवन मिला है जो विशाल दुर्ग जैसा लगता है।
कैसा लगता है दोस्तों? दुर्ग जैसा। बालाथल सभ्यता की खुदाई से बने बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी बुने हुए वस्त्र पहनते थे, यानी बुने हुए वस्त्र पहनते थे, साथ ही उनको वस्त्र बुनना आता था। वस्त्र बुनना आता था। ये थी आपकी बालाथल सभ्यता। अब बात करते हैं सीकर स्थित गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है दोस्तों? सीकर में है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। इसके उपनाम यदि हैं तो वो ताम्रयुगीन, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और आज भी आपको बताऊं, इसी क्षेत्र में, हालांकि झुंझुनू में है कोपर खेतड़ी, पर इस क्षेत्र के आसपास ही तांबायस्क बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? RC अग्रवाल, इसने की थी। गणेश्वर सभ्यता जो थी उसकी उत्खनन 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने किया था। इसके बाद गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए इसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। राजस्थान के किस स्थान से प्राचीन तांबे के उपकरण प्राप्त हुए? जैसे कुल्हाड़ी, छैनी इत्यादि, ये प्राप्त हुए, इसलिए इसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। मछली पकड़ने का कांटा, फरसे, बाण इत्यादि यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश सभ्यता से प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण बात है, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। प्राचीन सभ्यता से संबंधित प्रश्न बहुत पक्का आएगा, और ये आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है ये अपना। गणेश्वर सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर, गधे, मुर्गी आदि पशुओं का पालन करते थे। आ सकता है किस सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, ये नहीं आ सकता प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप। फिर है आपकी चंद्रवती या चंद्रावती सभ्यता। देखिए, चंद्रावती सभ्यता की खोज 4 जनवरी 2014 को जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी, इनका नाम था हिंडो हितोशी, इन्होंने हिंडो हितोशी ने एवं उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खरगवाल, इन्होंने मिलकर इसकी खुदाई की। चंद्रावती सभ्यता से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गरुड़ासन की विराजित विष्णु मूर्ति राजस्थान में कहाँ से मिली? तो चंद्रावती सभ्यता से मिली। देखिए, प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल गई है आजकल। पहले बड़े सरल प्रश्न आते थे, जब हम पुलिस में लगे उस समय तो बड़ा सरल पेपर हुआ करता था। अब थोड़ी सी इसकी प्रवृत्ति बदल दी गई है। जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती मूर्ति है, और इस प्रश्न को आने का कारण क्या है कि ये दुनिया की सबसे अलग ही मूर्ति है, एकमात्र ऐसी मूर्ति जिसमें गरुड़ पर विष्णु विराजित हैं। कर्नल जेम्स टोड ने चंद्रावती के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या से 3 माह पहले यहां आकर इस सभ्यता का जायजा लिया था। देखिए, इस सभ्यता का जायजा लिया हुआ है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी अपनी मृत्यु से
कुछ समय पहले यहाँ आई थी, यानी 3 माह पहले, इसलिए ये सभ्यता थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये सभ्यता चंद्रावती महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसके बाद बैराट अलवर सभ्यता है। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। इम्पोर्टेंट है ये, वैसे भी आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से है। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। आ सकता है कि बैराट सभ्यता किस नदी के मुहाने पर विकसित हुई? बैराट पे। बैराट सभ्यता से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता का उत्खनन प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुई है। खास बात बताऊंगा आपको कि विराटनगर एक पुलिस थाना है जयपुर ग्रामीण का ही, और ये जयपुर में ही पड़ता है। बीजक की पहाड़ी, सर्वप्रथम बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, भीम डूंगरी से बैराट सभ्यता का उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी ने किया था, जिसे डी साहनी नाम से जाना जाता है। बैराट सभ्यता का पुनः उत्खनन 1962-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। कैप्टन बर्ट ने 1837 में बैराट सभ्यता से भाबरू अभिलेख की खोज की। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, भाबरू अभिलेख। इसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धर्म संघ 3 शब्द लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। महत्वपूर्ण बात, लिखा आ सकता है कि भाबरू अभिलेख किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। पूरी लाइन ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरी लाइन ही महत्वपूर्ण है। अब एक बार देख लीजिए कि कैप्टन बर्ट ने 1837 में बैराट सभ्यता से भाबरू अभिलेख की खोज की, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि भाबरू अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ पर रखा गया है? तो कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। जयपुर के राजा राम सिंह के काल में बैराट सभ्यता की खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। स्वर्ण मंजूषा, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले। स्वर्ण मंजूषा, देखिए आज हमने एक एनसीईआरटी की क्लास भी डाली है। उस एनसीईआरटी क्लास में भी इस मंजूषाओं के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है वो क्लासें चल रही है अपनी इस चैनल पर ही, आप देख सकते हैं उसमें भी। स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ राजा राम सिंह के काल में यहाँ पर खुदाई हुई थी। तो आ सकता है प्रश्न इस प्रकार कि किस शासक के काल में यहाँ पर खुदाई हुई थी बैराठ में? तो आप बताएंगे राजा राम सिंह के काल में। फिर देखिए 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। प्रतिमा, विहार, बौद्ध संस्कृति के अवशेष आहट सभ्यता से हैं। अशोक महान के आहत यानी पंचमार सिक्के मिले हैं। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि भारत के पंचमार्क अशोक कालीन पंचमार्क सिक्के राजस्थान में किस जगह मिले या किस सभ्यता में मिले? तो आप सीधा सा बैराट सभ्यता कर देंगे। ये भी आ सकता है कि रंगीन मृत भांड कहाँ से प्राप्त हुए? तो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए, जो विराटनगर कहलाता है। चंद्रावती पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। चंद्रावती ये वही सभ्यता है जिसका हाल ही में हमने अध्ययन किया है, और ये चंद्रावती सिरोही में स्थित है दोस्तों। सिरोही के आबू के पास चंद्रावती प्राचीन नगर है, वहाँ से ये हेनसांग आया हुआ था। बैराट सभ्यता से ही शैल चित्रकला एवं पूरी आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है बैराट, क्योंकि यहाँ शैल चित्रकला भी मिली है। बैराट सभ्यता की खुदाई में बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले।
इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी भी वस्त्र बुनना जानते थे। इससे पहले भी हमने वस्त्र बुनाई देख ली है, पर ये लोग भी जानते थे। वस्त्र बुनाई की कला के अवशेष बालाथल में भी मिले और बैराठ में भी मिले। नोट कर लो भाई ये बात कि वस्त्र बुनना कहाँ कहाँ के लोगों का आता था। वस्त्र बुनाई की यदि बात की जाए तो बालाथल और बैराठ दोनों स्थानों से मिले हैं इसके अवशेष। उसके बाद देखिए बागोर सभ्यता जो है दोस्तों कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बागोर सभ्यता से पूर्व में महासतियों का टीला नाम से जाना जाता था। बागोर अभ्रक बाहुल क्षेत्र है। बागोर सभ्यता का उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र ने VN मिश्र इसने किया था 1967-68 में। बागोर सभ्यता का सबसे संपन्न पाषाणिक सभ्यता स्थल कहा जाता है। बागोर सभ्यता को भारत का सबसे संपन्न पाषाणिक सभ्यता स्थल कहा जाता है। राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष बागोर सभ्यता से ही मिले हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। फिर है हम कुछ अन्य छोटी सभ्यताओं की हम बात कर लेते हैं, जिनमें है पीलीबंगा सभ्यता, ये हनुमानगढ़ में ही है। ईंटों के कुआं जो है उसके अवशेष यहाँ मिले हैं। रंग महल सभ्यता है। इस सभ्यता का उत्खनन हन्नारिड के नेतृत्व में 1952 से 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया। यहाँ पर गुरु शिष्य की मूर्ति मिली। ये सभ्यता कुषाणकालीन एवं पूर्वगुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में आपको बताना, रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है। सौंथी सभ्यता ये बीकानेर में है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। 1963-53 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तिलवाड़ा सभ्यता जो बाड़मेर में स्थित है, काफ़ी तिलवाड़ा का पशु मेला भी लगता है। तिलवाड़ा में तिलवाड़ा बाड़मेर पशु मेला लगता है। ये बाड़मेर में स्थित है। लूणी नदी के किनारे विकसित हुई पशुपालन के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। गिलूंड सभ्यता बहुत बार परीक्षाओं में आ जाता है। गिलूंड सभ्यता कहाँ स्थित है, तो गिलूंड राजसमंद में स्थित है। और राजसमंद में बनास नदी के किनारे विकसित ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। नगरी सभ्यता है मध्यमिका या मध्यमिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता। खुदाई 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई। यहाँ खुदाई में ईस्वी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सीकर स्थित गुरारा सभ्यता। महत्वपूर्ण सभ्यता है ये, क्योंकि यहाँ चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए ये इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक चांदी के सिक्के जो पंचमार्क सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। नालियासर सभ्यता ये सांबर जयपुर में स्थित है। यहाँ से प्रतिहार कालीन मंदिर और चौहान युग की जानकारी प्राप्त हुई है। सोनारी सभ्यता ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित पुलिस में प्रश्न आ ही सकता है दोस्तों कि किस सभ्यता से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। ये प्रश्न आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सोनारी सभ्यता या सुनारी सभ्यता कहाँ से संबंधित है। नाम सुनारी है और यहाँ लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली थी। लोद्रवा जो जैसलमेर में सभ्यता है वह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता एवं कालीबंगा की समकालीन सभ्यता है। मंडोर जो जोधपुर में है, वहाँ से रावण की चवरी फेरे का मंडप प्राप्त हुआ। यहाँ पर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था। कुराड़ा नागौर में है। तांबे के औजारों की नगरी कहा जाता है। ध्यान रख लेना इस बात को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तांबे के औजारों की नगरी, ताम्रन नगरी किसे कहा जाता है?
गणेश्वर सभ्यता। जबकि तांबे के औजारों की नगरी किसे कहते हैं? कुराड़ा नागौर। 1934 में ताम्र सामग्रियां प्राप्त हुई थी। जहाजपुर भीलवाड़ा में एक सभ्यता है, जहाजपुर सभ्यता। ये महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह आ सकता है प्रश्न की महाभारत कालीन सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप ध्यान रखिए कि जहाजपुर भीलवाड़ा से प्राप्त हुई। अलनिया कोटा में स्थित है, यहाँ शैलचित्र प्रसिद्ध हैं। कोटा की जो अलनिया सभ्यता है वहाँ से शैलचित्र मिले, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। अलनिया के बाद बात कर लेते हैं हम गरदड़ा। ये बूंदी में छाजा नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है ना महत्वपूर्ण। किस सभ्यता से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई, तो उत्तर लिख देना है गरदड़ा सभ्यता से। किस सभ्यता से? गरदड़ा सभ्यता से। आगे हम बात करते हैं खानपुर। ये भीलवाड़ा उसमें झालावाड़ में है और ये 200 ईसा पूर्व की नदी घाटी के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नौ सभ्यता, ये भरतपुर में है, बहुत महत्वपूर्ण है। नौ भी यहाँ रूपारेल नदी के किनारे विकसित महाभारत एवं लो युगीन सभ्यता है। यहाँ पक्षी चित्रित ईंट मिली है। नौ सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में। इसे नू भी कहते हैं। नौ या नू सभ्यता इसको कहा जाता है और यहाँ पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। दर सभ्यता, महत्वपूर्ण बात यह है कि दर सभ्यता भीलवाड़ा भरतपुर में है और इस सभ्यता में प्रारंभिक पाषाणकालीन चित्र यानी शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। टोंक से प्राप्त रेड सभ्यता, रैंड इस सभ्यता का नाम है। रहड़ सभ्यता भी इसको कहा जाता है। यह टोंक जिले के निवाई में स्थित है। यहाँ से गजमुखी यक्ष की मूर्ति महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, यक्ष मूर्ति यहाँ पर मिली है, गजमुखी। मातृ देवी की मूर्ति, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। किस सभ्यता स्थल को प्राचीन सभ्यता का टाटा नगर कहा जाता है? तो आ जाए तो आप कर देंगे रैंड, क्या कर देंगे? रैंड सभ्यता। ये था आपका प्राचीन सभ्यता स्थल। अब उसके बाद एक सभ्यता स्थल रह गया नगर टोंक। नगर टोंक ये भी टोंक में है। के.एन. पुरी के निर्देशन में उनियारा कस्बे में ये प्राप्त हुआ। इसमें मालव एवं आहत सिक्के प्राप्त हुए, गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। जोधपुर सभ्यता तथा चीथवाड़ी सभ्यता, जोधपुर और चीथवाड़ी सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। कुंडा जयपुर में है। पारेवार व सोनू क्षेत्र, यहाँ से चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म मिले, ये जैसलमेर में स्थित हैं। तरखाना, डेरा, अनूपगढ़, चाक 84 सभ्यता ये गंगानगर जिले में है। ये आ सकता है तरखाना, डेरा, अनूपगढ़ एवं चौक 84 सभ्यताएं किस जिले में स्थित हैं? तो आप बता देंगे गंगानगर में स्थित है। जायल, खूड़ी, डीडवाना आदि सभ्यताएं नागौर जिले में स्थित है। ओजियान सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। मलाह भरतपुर में है। झाड़ोल सभ्यता उदयपुर में है। दोस्तों, आज हमने प्राचीन सभ्यता के सभी स्थलों के बारे में जान लिया जो अपने राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित सभी स्थलों के बारे में हमने जान लिया है। आप इसके पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पीडीएफ डाल रहा हूं, आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार इससे संबंधित परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, इसलिए इसे थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। यहाँ हम राजस्थान पुलिस परीक्षा से पहले संपूर्ण कोर्स कर लेंगे राजस्थान पुलिस का,
तो आप लगातार बने रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।